साथियों, आज का हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ होगा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के स्वरूप। अर्थात ये हुआ हड़प्पा सभ्यता की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस प्रकार की थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो शासन करने की प्रणाली थी वह किस तरह की थी, क्या राजनीतिक मुद्दा होता था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संगठन किस तरह की थी, उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप अर्थात नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में साक्ष्यों के अभाव में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लाइन है, इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण से कुछ भी विशेष जानकारी नहीं मिलती है। और वैसे हम बैक की क्लास में ही बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानकारी एकत्र की गई है वह अनुमान के आधार पर की गई है ना। पुरातत्व को खुदाई करके उससे अनुमान करके इसके बाद जो है हड़प्पा का इतिहास बनाया गया है। ठीक है, तो पहले के लाइन में क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक सिस्टम थी, राजनीतिक प्रणाली थी, शासन व्यवस्था थी, शासन की प्रणाली थी, उसके बारे में कोई भी विशेष जानकारी एकत्र नहीं की गई है। ठीक है, चलते हम लोग आगे। लिखा है कि उत्खनन के परिणाम स्वरूप, ये बात पहले ही बता दिए कि पुरातत्व के माध्यम से जो जानकारी एकत्र हुई है उसको ही लिखा गया है। ठीक है, तो उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो भी साक्ष्य हमें उपलब्ध है उनसे इस सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान भर लगाया जा सकता है, और ये बात आपको हम पहले ही बोल चुके हैं। अगला है, उत्खनन से अभी तक न तो कोई ऐसी इमारतें मिली है जिसको कि राजप्रसाद कहा जा सके, न ही कोई भव्य मंदिर है ना, न तो कोई इमारत मिली है, ना ही कोई आपको जो है सो मंदिर मिली है। ठीक है, तो लिखा है कि ना ही कोई भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए ताकि अनुमान लगाया जा सके कि पुरोहित वर्ग का इस सभ्यता में शासन था। कहने का मतलब यह है कि ना तो कोई मंदिर मिला, ना तो कोई इमारत मिला, ना तो कोई मंदिर मिला, ना तो कोई इमारत मिला, ताकि लोगों के बारे में हम यह कह सके या हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में यह कह सके, है कि नहीं, कि पुरोहित की व्यवस्था थी या नहीं थी, है ना, या तो फिर शासन की कैसी प्रणाली थी, कैसी राजनीतिक संगठन थी, इसके बारे में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला नहीं है। अब जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में प्राप्त दुर्गों से ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, कि यहाँ की शासन जो है सुदृढ़ दुर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। वे श्रम, मूल्य, भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में कुल मिला के बस इतनी जानकारी मिलती है कि आपको दुर्गों के द्वारा वहां पर शासन जो है सो सुदृढ़ था। कैसा था? सुदृढ़ था। और उस दुर्ग में भारी संख्या में केंद्रीय अधिकारी भी होते थे। ठीक है, सेंट्रल ऑफिसर्स भी उसमें मौजूद थे। तो साथ ही साथ सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराते थे। यात्रियों को ठहराने के लिए सड़ाएं थी। यात्रियों को रोकने के लिए क्या थी? सड़ाएं थी। जैसे कि प्रतीक्षालय होता है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रुकने का, ठीक उसी तरह से आपको सड़ाएं बनाई गई थी जहां पर जो है सो कोई बाहर से आने वाले जो यात्री होते हैं वो ठहर सकते थे, स्टे कर सकते थे। साथ ही ऐसा भी अनुमान है कि उनका एक राजा होता था, ठीक है, जो संभवतः पुरोहित होता था। उनका जो राजा होता था वो क्या होता था? पुरोहित होता था। शासन में धर्म तत्व की प्रधानता थी। शासन जो प्रणाली थी उसमें किसकी प्रधानता थी? धर्म तत्व की प्रधानता थी। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। बताइए, जनता से टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था? तो याद रखिएगा, अनाज लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद है सैंधव सभ्यता के विस्तार के बावजूद इसमें जो एक रूपता दिखाई देती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भारत के शासन का केंद्र था। ठीक है, तो बताइए कि क्या प्रतीत होता है इसमें?
सबसे पहली बात तो यहाँ बता रही है कि राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता दिखाई देती है। एक रूपता मतलब सबको समान दृष्टि से देखना। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्तरी और दक्षिणी भारत के शासन केंद्र थे। शायद इसीलिए स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया है। ठीक है, तो यहां से एक जबरदस्त प्रश्न बन रहा है कि सैंधव सभ्यता की किन किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानी बताया गया है, बताइए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताई जा रही है। याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की राजधानी बताई गई है। ठीक है, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में था। यानी कि कुछ विद्वानों का यह भी कहना है, कुछ इतिहासकार का यह भी कहना है कि उनकी शासन व्यवस्था जो थी, हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी, शासन का पूरा पूरा पावर, पूरा पूरा रस्सी किसके हाथ में था, व्यापारी वर्ग के हाथ में। किसके हाथ में, व्यापारी वर्ग के हाथ में होता था। इस तर्क का प्रमुख आधार यह है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं था। अगर आपसे पूछते, बहुत ही अच्छा लाइन है, कि हड़प्पावासी युद्ध करना चाहते थे, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे। विजय एवं साम्राज्य विस्तार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो जगह है उसके अलावा किसी दूसरे क्षेत्रों पर जाकर के हम आक्रमण करें और उस क्षेत्र को हम जीत लें। ठीक है, ऐसा कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसकी अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में उसकी रुचि दृष्टिगोचर होती है। कहने का मतलब ये है, कुछ विद्वानों का जो कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक शक्ति थी, राजनीतिक पावर था, व्यापारी वर्ग के हाथ में था। इसका आधार यहाँ यह बताया है, आधार ये बताया है कि क्योंकि युद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, न किसी क्षेत्रों को जीतने में रुचि थी या जीत हासिल करने में रुचि थी, तो इसकी रुचि क्या चीज में बताई गई है, तो व्यापार करने में, वाणिज्य करने में। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य में उनकी रुचि दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर करने का मतलब होता है आपको दिखाई पड़ना। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हर एक तरह से समझिए तो हड़प्पा सभ्यता की शासन प्रणाली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की शासन प्रणाली किनके हाथों में प्रतीत होता है। एक तो देखे कि व्यापार के हाथ में, और एक यह भी देखे कि धर्म तत्व प्रधानता था, यानी कि धर्म के आधार पर जो है जो शासन की प्रणाली चलती थी, जिसका पूरा पूरा पावर किसके हाथ में था, पुरोहित के हाथ में। किसके हाथ में, पुरोहित के हाथ में। चलिए, फिर बाद में दूसरा इतिहासकार कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कोई धर्म पर आधारित नहीं था, यह व्यापार पर आधारित था, क्योंकि शासन का पूरा पूरा पावर व्यापारी वर्ग के हाथ में होता था। सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन के प्रमाणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शासन प्रणाली कोई भी हो, परंतु यह तो निश्चित है कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से उच्च कोटि की थी। यानी कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरह की थी, उत्तम कोटि की थी, यानी कि उच्च कोटि की थी। बात समझ में आया। चलिए, अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। अब हम लोग क्या जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, यानी कि सोशल लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में आपको जो है परिवार ही सामाजिक इकाई थी, परिवार को ही समाज समझा जाता था। ठीक है, तो उनका सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। यानी कि उनकी जो सामाजिक जीवन थी वो बहुत ही सुखी समृद्धि थी। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ, बहुसंख्यक नारी की मूर्तियां मिली, है ना, भारी संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है, और इससे यह जानकारी मिलता है कि उनका जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, बिल्कुल मातृसत्तात्मक था। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो परिवार था वह आपको मातृसत्तात्मक था, क्योंकि
नारी की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और पाक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाकालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पाकालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं हम लोग अब पढ़ेंगे। तो एक नंबर में है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अगर आपसे पूछ दे कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भोजन करते थे, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करते थे। तो बताइए कि मांसाहारी भी करते थे, तो हाँ मांसाहारी भी करते थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी कि वेज और नॉन वेज, वेज और नॉन वेज। इसके बाद है खुदाई से प्राप्त सुइयों, सुई जानते हैं सुई जिससे आप सिलाई करते हैं, सुई से यह संकेत मिलता है, यह अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे। यानी कि खुदाई से आपको खुदाई के दौरान क्या मिला है, सुई मिला है, सुई। और उस सुई के अवशेष से ये पता चलता है कि यह हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सिले हुए वस्त्र पहनते थे। बात समझ में आ रहा है ना, सिले हुए वस्त्र पहनते थे। इसके बाद है केश विन्यास प्रचलित थी, केश विन्यास प्रचलित थी। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। केश विन्यास का मतलब हुआ जैसे पहले के समय के लोग जो है सो, अभी तो देखिएगा अभी तो स्टाइल बन गया है, महिलाएं लोग छोटा छोटा बाल रख लेती है लड़कों के जैसे, है कि नहीं, और लड़कों के जैसे सीटती भी है। जैसे कि किरण बेदी को देख लीजिए आप, किरण बेदी का इमेज देखिएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन ये अभी बहुत सारी लेडी ऐसे भी करते हैं कि बालों को गूंथते हैं। बालों को क्या करते हैं, गूंथते हैं। तो बालों को जो गूंथते हैं उसी को कहाता है केश विन्यास। क्या कहता है, केश विन्यास कहाता है। क्या कहता है, केश विन्यास कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में केश विन्यास की प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। स्त्रियां क्या बांधती थी, जूड़ा बांधती थी, जूड़ा बांधती थी। तथा पुरुष लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ रखते थे। पुरुष कैसे कैसे बाल रखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे। और दाढ़ी मूछ कैसे रखते थे, है ना, वो भी लंबे लंबे रखते थे। कैसे, बिल्कुल। चलिए इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही थे, बिल्कुल हाँ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण पहनते थे। ठीक है। इसके बाद है विविध प्रकार के आभूषण, जैसे कि कंठहार। कंठहार समझते हैं ना, जिसको हौसली कहा जाता है। क्या कहता है, हौसली कहा जाता है। तो कंठहार उसको कहता है। इसका कर्ण फूल मतलब कानों पर फूल, ठीक है ना। इसका हंसुली, है ना, भुजबंध, भुजबंध मतलब चूड़ी एक तरह से समझिए, है ना। कड़ा, अंगूठी, करधनी, ये सब पहने जाते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो निवासी थे वह आपको आभूषण प्रिय थे। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है आपको श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। यानी कि वो सब जो है हड़प्पावासी वो श्रृंगार भी करते थे। चलिए, मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंघे, तांबे के बर्तन, तांबे के दर्पण का प्रयोग करते थे। पहले के लोग जो हड़प्पा सभ्यता के वासी थे वो तांबे के बर्तनों, तांबे के दर्पण का यूज करते थे। बिल्कुल, तांबे का दर्पण था। दर्पण जो अभी हम लोग शीशा का यूज करते हैं वो क्या चीज का था, तांबे का, उसमें यूज करता था। बताइए, तांबा में। इसके बाद चन्नूदरों से लिपस्टिक, चन्नूदरों से क्या निकला है, लिपस्टिक भी निकला है। बताइए, कई अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बनते थे। यानी कि इनके जो आभूषण होते थे वो क्या चीज के बनते थे, पत्थरों से बनते थे, हाथी के दांत से बनते थे, हड्डी से बनते थे और शंख से बनते थे। इसके बाद है मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यानी कि हड़प्पावासी जो बर्तन का प्रयोग करते थे क्या चीज के, मिट्टी के और धातुओं के। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग और चारपाई से भी परिचित थे। तो बताइए कि हड़प्पावासी बैठने उठने के लिए किन किन चीजों से परिचित थी, पलंग से, चारपाई मतलब खटिया जिसको कहते हैं, साथ में वो पटिया पर भी चटिया, पटिया चटिया कैसे बोलते हैं, चटाई, उस पर जो है सो वो बैठते थे। इसके बाद जो हमारा 8वां पॉइंट है, सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। आमोद प्रमोद का मतलब होता है हंसी मजाक। क्या होता है, हंसी मजाक। बिल्कुल। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का जो
प्रमुख खेल था वो क्या था? पासा तो पासा। पासा समझते हैं ना? पासा। पासा मतलब वैसे तो लूडो का छक्का होता है, लेकिन ये पासा का खेल जो है पहले के समय का कुछ अलग दिखता था। बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद जो है सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही कौतूहलजनक। कौतूहलजनक का मतलब होता है ऐसा ऐसा खिलौना मिला है जिसमें शोरगुल बहुत ही ज्यादा होता है। कौतूहल मतलब होता है खूब शोरगुल के साथ वो खिलौना खेला जाता था। एक बैल रूपी खिलौना सिर पर हिलाता है, एक हाथी मिला जिसके सिर पर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना? पहले बता दिए कौतूहलजनक। कौतूहल मतलब होता है आपको शोरगुल होने वाला, हल्ला गुल्ला, जैसे कि कोई बटन को दबाए अब उसमें से कुछ आवाज निकलने लगा। तो वही बात करता है कि एक बैल रूपी खिलौना मिला है जो सिर को क्या करता है? हिलाता है। कैसे? देख लीजिए, तरह हिला रहे हैं, सिर को हिलाता है। और एक मिला है आपको हाथी मिला है जिसके सिर पर दबाने से आवाज निकलता है। यहाँ प्राप्त 10वां नंबर है, यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी मतलब नाच करने वाली महिलाओं को कहा जाता है नर्तकी। नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जिससे आपको यहाँ के लोगों के बारे में यह जानकारी होता है कि ये लोग नृत्य से मनोरंजन करते थे। नृत्य मतलब नाच से, तमाशा से मनोरंजन करते थे। गाने बजाने के भी शौकीन थे। अगर आपसे पूछे क्या सिंधु सभ्यता के लोग गाने बजाने के शौकीन थे, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल शौकीन थे। इसका मछली फंसाने के कांटे और एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखाया जाना संकेत देते हैं कि ये लोग शिकार के भी शौकीन रहे होंगे। मछली फंसाने के जो कांटे हैं, मछली फंसाने वाला जो कांटा, जैसे बंसी जिसको आप कहते हैं, उसी तरह से मछली फंसाने वाला वो कांटा मिला था और एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया। मतलब एक मुहर है ना, मुहर सील, उस मुहर पर जो है एक व्यक्ति के द्वारा तीर से हिरण को मारने का दृश्य देखा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी शिकार भी करते थे। समझ में आ रहा है? ये लोग शिकार के भी शौकीन रहे होंगे। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन अर्थात रिलीजियस लाइफ। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार की लिखित साहित्य और स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में कोई भी लिखित विवरण हमारे पास अवेलेबल नहीं है। साहित्य और स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। इनके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप के कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है। कहने का मतलब देखिए, हर टॉपिक में हर पॉइंट से एक ही बात पता चल रहा है कि हड़प्पा के बारे में कोई भी लिखित विवरण नहीं है, जिसके कारण से हम लोग जो कुछ भी जानकारी दिए हैं वो अनुमान लगा करके दिए हैं। और किसके आधार पर? पुरातत्व के आधार पर। किसके आधार पर? पुरातत्व के आधार पर। बिल्कुल। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक नंबर विशेषताओं को जानते हैं, धार्मिक स्वरूप को जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिस्र, और मिस्र से एक चीज याद हो गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी और मेसोपोटामिया के समकालीन थी, और चीन के सभ्यता के समकालीन थी, जबकि ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बात समझ में आ रहा है ना? हड़प्पा संस्कृति मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, न ही ऐसा कोई भवन मिला जिसके अंदर मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे और नर्तकी की मूर्ति मिली, जिससे आपको नारी का डांस है ना, लड़कियों का डांस भी उन लोगों को प्रिय था। और साथ में देवी देवता जैसे ही आपको जैसे मातृसत्तात्मक कहा, मतलब कि देवियों की वहाँ पूजा की जाती थी। तो वही कहता कि वही आज के समय में वही देवी का नाम आज क्या सब पड़ा है? काली, चंडी, दुर्गा, है ना, बहुत सारा जो भी है, पार्वती, क्या क्या है, सरस्वती, ये सब आपको देवी का रूप देखा जा रहा है। आइए दूसरी विशेषता है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्ति। कौन सी मूर्ति? मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी की मूर्तियां मानते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे वो किनकी पूजा करते थे? मातृदेवी को। मातृदेवी की। किसकी? मातृदेवी की। मातृदेवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जाना जाता है। ये बात आपको पहले ही बता दिए हैं।
आइए थर्ड पॉइंट है, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। एक मूर्ति है और उस मूर्ति से क्या निकला? स्त्री के गर्भ से, है ना, उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है। तो वही बात कह रहा है कि जो पौधा निकला है वो धरती देवी की मूर्ति माना गया। क्या माना गया? धरती देवी की मूर्ति। उसको हम लोग धरती माता भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए। कहते हैं। इसके बाद है आपको, अतः संभव है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी, किसकी देवी? उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है। बताइए, अगर आपसे पूछे कि मैके महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त, मुद्रा मतलब क्या होता है? रुपया। और उस रुपया पर क्या दिखाई दिया? 3 मुख वाला एक पुरुष दिखाई दिया। 3 गो मुख वाला एक पुरुष दिखा दिया, जो कि किस मुद्रा में है, किस अवस्था में है? तो योग मुद्रा में है। योग मुद्रा समझते हैं ना? ऐसे योग मुद्रा, योग करता हुआ बिल्कुल मुद्रा में बैठा है। इसमें 3 गो सिंह है। क्या है? 3 गो सिंह है। 3 सिंह है, ठीक है। तो 3 गो सिंह, सिंह का मतलब समझते हैं ना? यस। चलिए, इसके बाईं ओर एक गैंडा है। बाईं ओर क्या है? एक गैंडा है, एक भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी और फिर व्याघ्र भी है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, वो किन किन जानवरों से परिचित थे? तो जैसे कि गैंडा से थे, भैंसा से थे, गैंडा से थे, भैंसा से थे, हाथी से थे और व्याघ्र से थे। व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ। इसके बाद है, इसके सम्मुख एक हिरण भी था, यानी कि वो हिरण से भी परिचित थे। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। किससे की गई है? पशुपति से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्या में पत्थर मिली और मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा का संकेत देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता से जो है आपको लिंग और योनि का भी मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिससे आपको यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग की पूजा करते थे। बात समझ में आ रहा है? जैसे शिवलिंग हुआ तो शिवलिंग हुआ पुरुष का लिंग, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो लिंग और योनि, योनि हो गया महिलाओं का लिंग, तो इसलिए इस दोनों की मूर्ति प्राप्त हुई, और जिससे यह प्राप्त होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लिंग की पूजा करते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे प्रश्न फिर बनेगा यही, तो फिर आपको दिक्कत ना हो इसलिए समझते चले, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है, ये लोग वृक्ष, जिसमें विशेष रूप से पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ऐसी मुद्रा पर जो 2 जुड़वा पशुओं को, कैसी पशुओं? 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियां दिखाई दे रही है। मतलब 2 जुड़वा पशु है, एक मुद्रा पर, मुद्रा सिक्का पर जो है सो आपको क्या दिखाई दिया? 2 जुड़वा पशु है, और उसके सर पर, उसके माथा पर जो है 9 गो पीपल की टहनी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका मतलब सिंधु सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है, कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। कुबर वाला जो बैल था वो विशेष पूजनीय था। बात समझ में आ रहा है? नाग पूजा का भी संकेत मिला है। किसका संकेत मिला है? नाग पूजा का संकेत मिला है, यानी कि सांप का, है ना। इसके बाद है, बड़ी संख्या में प्राप्त तावीज संकेत देते हैं। बड़ी संख्या में क्या प्राप्त हुए हैं? तावीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतर। क्या बोलते हैं? है ना, जंतर। तो संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र और मंत्र में विश्वास करते थे। जब तावीज बहुत सारा मिला, इसका मतलब क्या पता चला? कि इसका मतलब है कि ये लोग तंत्र और मंत्र में विश्वास करते थे। बात समझ में आ रहा है? तभी तो ये तावीज मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणावर्ती, वामवर्ती मतलब बायां और दक्षिणावर्ती मतलब दायां, दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक प्राप्त संख्याएं मिले हैं। मतलब क्या स्वास्तिक किन समझते हैं? नहीं समझते हैं। महिलाएं लोग जो मंगलवारी करती है तो वो हनुमान जी के जैसे आपको बना देती है जड़ को। कैसे, पता है ना? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जड़ के जैसे
तो ये इसी को स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है, जो कि शांति का प्रतीक होता है। स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। इसके बाद है आपको स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। स्वास्तिक का संबंध किससे हो सकता है? सूर्य पूजा से। इसके बाद जो आपको 12वां पॉइंट है, काली बंगान एवं लोथल से ईंटों की बनी बेदी भी मिली है। यानी अगर आपसे पूछे कि ईंटों की बनी बेदी, बेदी समझते हैं? बेदी, विवाह शादी में जो बेदी बनता है, जिसमें लकड़ी में केला वाला वो नहीं रहता है, फल उसका रहता है, तो वही बात है। वो जो बेदी का मतलब नहीं समझते, चलिए उसको छोड़िए। बेदी मतलब सीधा सिंपल वे में समझिए कि पूजा करने के लिए जो स्थान बनाते हैं हम लोग, और वहाँ पर जो है सो एक होम करने के लिए जगह बनाते हैं त्रिभुज के जैसे, बात समझ में आ रहा है? तो उसको भी बेदी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वही देखिए, यही वाला बात लिखा है कि काली बंगान और लोथल से ईंटों की बनी बेदी मिली है। बेदी का मतलब समझे ना? होम जो होता है ना, होम त्रिभुज जैसा बना हुआ होता है, पूजा में कभी नहीं देखे आप लोग? हाँ, उसी को बेदी बोला जाता है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है, इतिहासकार का मानना है कि यह जो बेदियां मिली है, इस बेदी से स्पष्ट होता है कि लोग अग्नि पूजा भी करते थे और अग्नि में विश्वास करते थे। काली बंगान से हवन के कुंड, देखिए स्पष्ट हो गया, काली बंगान से आपको हवन के कुंड मिले हैं और यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसके बाद है आपको मित्रक संस्कार पर, मित्रक समझते हैं ना? मृतक, मित्रक नहीं है, मृतक मतलब मरे हुए लोगों के बारे में। मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों का 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। सिंधुवासी जो थे वो मृतक व्यक्ति जो होते थे, उनके शवों का 3 प्रकार से उनका उत्सर्ग करते थे। क्या करते थे? उत्सर्ग। बात समझ में आ रहा है? पूर्ण समाधिकरण करते थे। पूर्ण समाधिकरण का मतलब समझिए, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। मतलब समझे ना, पूरे शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था, मतलब कि गाड़ दिया जाता था उसके अंदर, ठीक है। गड्ढा खोद के उसको उसमें दबा दिया जाता था, ढक दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। आंशिक में होता है, इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को गाढ़े जाते थे। यानी कि लोग जो मर जाते थे ना, वो मरे हुए शव को, शरीर को पशु पक्षियों के पास फेंक देता था, और उससे जो शरीर का भाग बच गया उसको उठा करके मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता था। तो बताइए, अभी एक था आपको पूर्ण समाधिकरण और एक अभी पढ़े हैं आंशिक समाधिकरण। इस दोनों में अच्छा कौन लगा आप लोगों को? आंशिक अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगा? पशु पक्षी भी खा लिए नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लगा। आंशिक मुझे अच्छा नहीं लगा, पूर्ण समाधिकरण ही अच्छा लगा, ठीक है ना। आइए, क्योंकि उससे वातावरण भी तो गंदा होगा। अगर वो जो खाएगा पशु पक्षी, तो वातावरण गंदा नहीं होगा? खा के थोड़ा इधर से उधर करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर बदबू करेगा, बहुत सारा बात है। इसलिए आंशिक समाधिकरण ठीक नहीं लगा मुझे। इसके बाद है दाह कर्म। दाह कर्म से स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि जलाने का कर्म। इसमें सबको जला दिया जाता था और उनकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। यानी कि और उसका जो भस्म होता था, राख, उसको उसी में दबा दिया जाता था। तो बताइए, इस तीनों में कौन अच्छा लगा आपको? दो को, एक पूर्ण समाधिकरण और दूसरा आपको ये दाह कर्म। बात समझ में आ गया ना? चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अगला पॉइंट है, खुदाई से प्राप्त ताबीजों से ये पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वास और भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। ताबीज से क्या पता चला कि ये लोग अंधविश्वास और भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा आर्थिक जीवन, ठीक है। और ये आर्थिक जीवन हम लोग अगले टॉपिक में अगले दिन बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और कल से हमारा ज्योग्राफी का भी सेशन, ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, यही SVPD का। तो आप लोग तैयार रहेंगे ज्योग्राफी के लिए। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि ज्योग्राफी पढ़ाया जाए, तो हमने यह ठाना कि ज्योग्राफी भी बच्चे को पढ़ाया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।